हेलो। नमस्कार साथियों। अब देखो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मुझे लगता है कि सब आप सभी को बहुत बहुत छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मन था कि आज लीव किए जाए क्योंकि बच्चों के लगातार सुबह से बैक टू बैक करके मैसेज आ रहे, सर आज तो लीव कर दीजिएगा क्योंकि आज छठ पूजा है। लेकिन अब मैंने सोचा कि लीव ना करके थोड़ा सा 10 बजे से क्लास थी उसको 11 बजे से इसलिए करना पड़ा कि पढ़ेंगे लेकिन कम पढ़ लेंगे। लेकिन अब ये मान लीजिएगा कि मेरा ये टारगेट है कि हम नवंबर के एंड तक लगभग 1-2 दिसंबर के आसपास तक हम इकोनॉमी को पॉलिटी को फिनिश करने का प्लान कर चुके हैं। जिससे दिसंबर में हम लोग ज्योग्राफी को हिस्ट्री के कोर एरियाज जो एग्जाम बेस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कमांड करेंगे। अब अपने जो कर्मों की आहुति है ना, बिल्कुल फोकस करके सेट कर लीजिएगा कि आप वेदांग को फुल टू मूड लेके जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी की साइंस की सिर्फ क्लास बची हुई है, उसको रिकॉर्डिंग में मैंने डाल दिया गया है। जैसे ही रिकॉर्डिंग होंगी आज कल में हम उसको डाल देंगे। टी सेट को भी एंड की तरफ लेके चलने का प्लान है हमारा अभी, जिससे कि आज अभी 12:15 क्लास है उसको भी देखने का प्रयास करें। तो चलते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे 10 बजे से क्लास इसलिए कर दी जिससे 10 से 12 तक हम 2 घंटे क्लास कर सकें पर डे। तो अगर आप सब सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। आज की इकोनॉमी की चर्चा को स्टार्ट कर लेते हैं। राइट। ये एक एरिया है जो इकोनॉमी के प्रीलिम्स के सापेक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहां से प्रश्न बनते हैं और ये सिलेबस भी है जिसे कहा जा सकता है। इसको मैंने कंक्लूजन तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंटों में मुझे इकोनॉमी को फिनिश करने का प्लान है, जिसमें मैं गरीबी के पार्ट को, समावेशी के पार्ट को और राजकोषीय नीति के पार्ट को मैं कर चुका हूँ। इसका कुछ लेटेस्ट वर्जन रहेगा, उसको हम बजट फरवरी के माह में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा देंगे। उसमें जैसे बजट रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, ये विशेष विशेष बातें वहां पर रहेंगी। राइट। तो मैं कह सकता हूं कि अब तो आवाज क्लियर आ रही होगी। क्या आवाज क्लियर नहीं है अब? बताएं कमेंट करके। मैं नहीं दिख रहा हूं? मैं तो दिख रहा हूँ। हेलो। हेलो। एक सेकेंड। अब बताइए, अब बिल्कुल सब कुछ ओके होगा। देखिएगा होता क्या ना, कभी कभी टेक्निकल में हमारे इंडिया बड़ा परिपक्व है। अब टीम का ही मेंबर ने सब कुछ सिस्टम ऑन किया लेकिन वो कैमरा ऑन करना ही भूल गया। खतरनाक स्थिति देश में है, देखिएगा। चलिए कोई नहीं। तो अंततः फिर उसको खुद ही ठीक करना पड़ा। तो आइएगा जर्नी को करते हैं स्टार्ट। अब सब कुछ ओके होगा, अब कोई दिक्कत नहीं किसी के साथ भी। एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अब इस समय ऑल क्लियर, मैं भी क्लियर हूँ, आप भी क्लियर हैं, आवाज भी क्लियर है। राइट। नाउ इट क्लियर। राइट। चलो, तो आज हम 3 टॉपिकों पर इस पे कमांड कर चुके हैं। अब हमारा आज का 4th टॉपिक होता है स्टार्ट। ये टॉपिक कमांड कर चुके हैं। 4th टॉपिक जिसको हम लोग कह सकते हैं ये वाला एरिया, ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। कुछ इसमें करंट वाला पार्ट, जैसे अगर हम देखेंगे तो जितने भी एचपीआई रिपोर्ट क्या है, एमपीआई रिपोर्ट क्या है, एसडीआई रिपोर्ट क्या है, ये विशेष विशेष बातों से हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। लेकिन हो सकता है कि जो बच्चे इस समय छठ पूजा में व्यस्त होंगे उनकी दुआएं काम कर रही होंगी, क्लास ना चले आज, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है।
तो आज हम चर्चा करेंगे इस वाले पहले पॉइंट पे। इन 2-3 पॉइंट पे हम लोग कवर कर चुके हैं, 2-3-5 पे, फिर उसके बाद आपके पास एक कर लेंगे, 4 और 6 बचेगा। तो सामान्यतः इकोनॉमी का वो कोर एरिया रेडी कर लेंगे, इसमें फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे को हम एडवांस लेवल पे बाद में जोड़ेंगे, राइट। तो चलते हैं, आज पहले वाले पॉइंट को लेके हम लोग कमांड करते हैं और पहले वाले पॉइंट को बड़े सिमिलर वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कॉपी अगर आपने बनाई है तो उसको नोट डाउन करते हुए चलें, साथ में चीज़ों को टैकल करते चलें, समझते चलें, कोई डाउट है तो मुझसे पूछते हुए चलें, राइट। अब हम सब कुछ फुल टू मूड में आ चुके हैं, अब कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बैक टू बैक यूट्यूब पे क्लास भी रहेंगी, बैक टू बैक अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐप पे भी क्लासेस रहेंगी, अब कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो आज इसी में, अभी हम लोग लास्ट सेशन में हमने टैक्स को पढ़ा होगा, वो टैक्स की कहानी के सापेक्ष में एक बीओपी होता है। बीओपी आयात निर्यात नेशनल इनकम को हम लोग जान ही चुके हैं। तो बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको कहते हैं भुगतान संतुलन। जैसे कि प्रोडक्शन करते हैं तो इनकम जनरेट होती है, ऐसे ही हमारे देश में जितने भी टैक्सेस है उससे रिवेन्यू जनरेट करते हैं हम लोग। अब इसको पूरा जानने के लिए बीओपी होता क्या है, विनिमय दर क्या होती है, विनिमय कोष क्या होता है, एफडीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, ग्रीन एफडीआई क्या होती है, ब्राउन एफडीआई क्या होती है, इस संपूर्ण डाटा को हम लोग यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः पहला पॉइंट लिखिए इसका, इंट्रोडक्शन यानी इंट्रो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंट्रो या व्हाट इज द मीन्स ऑफ बीओपी, या बीओपी का अर्थ क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, या भुगतान संतुलन क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहली बात, इसको समझो, एक आपका घर है, ये आपकी फैमिली है, इस फैमिली में आना कितना हुआ, जाना कितना हुआ, इसका मतलब अगर आएगा ज़्यादा जाएगा कम, इसका मतलब प्रॉफिट में है देश, आपका घर, इनकम सेविंग कर रहे होगे। यदि आप कमाते कम हैं भेजते ज़्यादा हैं तो क्या होगा, घाटे में जाओगे। तो ये जो हम अभी राष्ट्रीय आय में, बजट में सब चीज़ें पढ़ेंगे, घाटे वाटे पढ़े हैं हम आपको सामने, तो इसको बैलेंस करना ही कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देश के निवासियों के द्वारा शेष दुनिया या अन्य देशों के साथ, निवासियों के साथ कैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक वर्ष के दौरान जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, पॉलिटिकल क्रियाएं नहीं, इकोनॉमिकल क्रियाएं ओनली, पॉलिटिकल क्रियाएं होती हैं, उसमें जो लेन देन किया गया होता है उसी को हम किस में रखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं। आया पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो यहीं से लिखिए डाला, किसी देश के अंतर्गत, लिखिए मेरे साथ साथ, किसी देश के अंतर्गत, इन विच कंट्री, एक वर्ष के दौरान, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रिया मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन। अब आपको पता है कि इंडिया में जो सेशन ईयर कब से चलता है, तो बोलेंगे सर मार्च से अप्रैल के बीच में ना रहता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो एक वर्ष के दौरान जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, अब इस आर्थिक क्रियाओं में आयात कितना हुआ है और निर्यात कितना हुआ है, इट मतलब इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बैलेंस निकालना ही क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि देश के निवासियों के द्वारा शेष दुनिया से, शेष दुनिया मतलब अन्य देशों के साथ किस प्रकार की क्रियाएं की गई हैं, उसके संपूर्ण सार को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो ये पूरा विवरण है वो किस में दिया जाएगा, डॉलर में। तो जितना गया उतना आया, किस में काउंटिंग करेंगे, डॉलर में। जिस समय से डॉलर कितना 81 के आसपास है, तो यानी कह सकते हैं यह विवरण डॉलर में गणना करते हैं, काउंटिंग ऑफ, ये काउंटिंग डॉलर में करते हैं। क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि देश के निवासियों के द्वारा, सिटीजन ऑफ इंडिया, या निवासी मतलब जो इसमें रह रहे हैं, निवासियों के द्वारा अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ क्या की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिकल कंडीशन, कितना भेजा कितना। अगर हम आपसे सिर्फ इतना पूछें कि बैलेंस और पेमेंट क्या होता है,
तो उसके सामान्य रूप से आप उसके कई सारे एंगल से अपनी बातों को डिफाइन कर सकते हैं कि बैलेंस और पेमेंट एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत देश के निवासियों के द्वारा अन्य देशों के सापेक्ष में किया गया लेन देन यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कंप्लीट विवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस और पेमेंट कहते हैं। इसकी गणना कैसे करते हैं, डॉलर में करते हैं। डॉलर में करने का मतलब क्या है, इसके पीछे रीजन इतना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिप्रेजेंट भी करती है। तो यहीं से अगर पैसा आएगा तो इसमें क्या होता है, क्या होगा, इसमें पैसा आया तो पैसा अगर कहीं से आया है इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट या डेबिट बोलेंगे सर, यहाँ से क्रेडिट प्लस हुआ है। कहीं से पैसा आया है तो क्या है, प्लस क्रेडिट, कई बार पूछा भी गया प्रश्न है। और पैसा अगर गया है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट मतलब माइनस। तो दो रूप क्रियाएं की जाती हैं, एक क्रेडिट के रूप में और एक डेबिट के रूप में। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप इसको आराम से बता पाएंगे। जैसे आईएमएफ अगर हम लोग देखेंगे तो मैनुअली बीपीएम पे काम करता है, ऐसे ही हम बीओपी के अंतर्गत जो है डॉलर पे काम करते हैं। इसका सिमिलर वे में अगर हम तुमसे पूछें कि बीओपी क्या होता है तो अब आपके दिमाग में पूरी अवधारणाएं बन जाएंगी। एग्जाम्पल बेस पे अगर हम पूरा एक साल का लेन देन का विवरण निकाल लें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीओपी। नो डाउट एनीबॉडी, प्लीज टेल मी, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। फिर हम लोग चलते हैं कि बैलेंस पेबिलिटी को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलन को जानते कैसे हैं। इसके 3-4 रास्ते होते हैं, इन चारों रास्तों को समझने में डिफाइन करते हैं कि इंडिया में क्या फायदा है, क्या होता है। तो लिखें स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बीओपी की संरचना। बीओपी की संरचना अगर हम संरचना के रूप में देखें तो 3-4 एंगल से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी एक ऐसा पार्ट है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ, समझ में सबको आ रहा है ना, आवाज भी क्लियर है, विजुअल भी हूँ, ऑडिबल भी हूँ, क्लियर है, नो डाउट एनीबॉडी, बताओ, कमेंट करो एक बार जल्दी से फटाफट, है ना। आज तो मैं देखने में भी व्हाइट शर्ट पहन ओवन रखा तो अच्छा लग रहा हूँ, व्हाइट से रिफ्लेक्शन अच्छा पड़ता है तो चेहरे की ग्लो व्हाइट से आ जाती है ना। एक बार सब लोग कमेंट करें जल्दी से फटाफट, यस और नो, जल्दी से बताएं कमेंट करके, यस और नो, है ना। सब लोग खुश है ना, सपने लेके चले आगे, उसके साथ खुशी रहना बहुत जरूरी है। चलो, तो बीओपी में अगर हम लोग देखेंगे मेरे बच्चों, तो बीओपी में सबसे पहला जो एक एंगल है वो एंगल ये देखा जाता है कि हमारे पास आयात निर्यात का संतुलन कैसा है। तो यानी हम क्या देखते हैं, इसको संतुलन देखते हैं। संतुलन कैसे होगा, इसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आयात निर्यात का बैलेंस करना। आयात और निर्यात का संतुलन, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सबसे पहले ये एंगल स्ट्रक्चर में सजाया जाता है। सेकंड स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, सेकंड अगर इसके पार्ट को देखेंगे तो अगर यहां पर एग्जाम्पल बेस पे निर्यात आयात से ज्यादा है, एग्जाम्पल बेस पे निर्यात यानी इंपोर्ट ज्यादा है, और आयात क्या है यहाँ पर, इंपोर्ट माने एक्सपोर्ट जो है, आयात जो है, इंपोर्ट जो है, निर्यात एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो क्या होगा, एक प्रकार से निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा, तो व्यापार घाटा क्या होगा, एक प्रकार से कम होगा, ज्यादा होगा, बोलेंगे सर कम होगा, क्योंकि जब तुम निर्यात ज्यादा कर रहे हो, आयात कम कर रहे हो, तो घाटा क्या होगा, डेफिसिट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि तुम अपने घर से ज्यादा भेज रहे हो। क्लियर। अब ये भेजने का पर्पज समझने का प्रयास करें, अपने घर से अधिक भेज रहे हो तो बाहर का पैसा अपने घर में मंगा रहे हो, और जब किसी कंट्री के बाहर का पैसा अपने घर में होता है तो वहाँ की इकोनॉमी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। समझो प्यार से, हमारे देश से बाहर जाने पर एग्जाम्पल बेस पे अगर तुम दुकान पे जाओगे तो दुकान पे जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पैसा दे के आओगे लेकिन माल लेके आओगे ना। अब एग्जाम्पल बेस पे समझने का, तुम्हारा पैसा किसके पास गया, दुकानदार के पास गया, तो दुकानदार की वैल्यू बढ़ रही है ना। इसका मतलब आप समझो, जब हमारा पैसा, हमारा माल बाहर जाता है तो वहाँ का पैसा हमारे यहाँ आता है, लेकिन अगर वहाँ का माल हमारे घर आएगा तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। यही कंडीशन मुद्रा इन्फ्लेशन के बारे में समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगर थर्ड कंडीशन में देखें तो यहाँ इसमें सेकंड कंडीशन में उल्टा,
निर्यात आयात से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर निर्यात यहाँ पर जो एक्स ये क्या है, कम है, और यदि आयात क्या है, ज़्यादा है, तो आयात अगर ज़्यादा है और निर्यात कम है तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं व्यापार घाटा होगा। यहाँ घाटा कम होगा और यहाँ पे होगा घाटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो व्यापार घाटा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और व्यापार घाटा किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होता है। इमेजिन करो भाई साहब, तुम यहाँ पे कम ज़्यादा निर्यात मतलब बाहर को कम भेज रहे हो तो बाहर का पैसा कम आ रहा है, हमारे घर के माल को एक प्रकार से बाहर के माल को मंगा रहे हो, हमारे यहाँ का पैसा जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, आयात निर्यात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आयात निर्यात जब बराबर होता है, आयात भी और निर्यात भी, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी बराबर होता है, तो इसी को बोला जाता है व्यापार संतुलन। इसी को बोला जाता है व्यापार संतुलन। तो ट्रेड बैलेंस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट से काम तो नहीं चलेगा, आपके घर में 10 मशीन बन रही हैं, कल को भी 10 बनेंगी, अगर 11 नहीं बनेंगी तो फायदा क्या होगा। तो यहीं से एक पॉइंट और दिमाग में लिखिए, कभी कभी यूपी पीसीएस या यूपीएससी वाला आपको घुमा घुमा के मारने का प्रयास करता है, तो हम समझदार व्यक्ति हैं इसलिए समझते हुए पहले चलेंगे। लिखें भारत, एक एक पॉइंट को निकालते हुए चलें। भारत में व्यापार घटा सिर्फ वस्तुओं में रहता है और सेवाओं में हमेशा लाभ में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वस्तु कमी है, रोजगार की कमी नहीं, मतलब हाथों की कमी नहीं है। तो भारत में हमेशा, या भारत हमेशा वस्तुओं के आधार पर घाटे में रहता है, लेकिन सेवा, अब देखो दो ही तो व्यापार होते हैं, या तो वस्तुओं का या सेवाओं का। वस्तुएं हम माल बना के भेज रहे हैं, या अपनी मशीन को भेज रहे हैं, या अपने माल को भेज रहे हैं, माल को ना भेज के सर्विस दे रहे हैं, सेवाओं के रूप में लाभ में रहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि यदि हम वस्तुओं के घाटे में हैं और लेकिन सेवाओं के लाभ में हैं, इन दोनों को बैलेंस अगर कर लिया जाए तो कुल मिला के जो हमारा व्यापार है वो घाटे में रहता है। तो यानी यहां ये भी लिख लीजिएगा, दोनों को मिलाने के बाद भारत संपूर्ण घाटे में रहता है। घाटे में रहता है। कोई दिक्कत किसी के साथ, प्यार से कमेंट कर दो, बहुत समझते हुए चल रहे हैं, लिखते हुए चल रहे हैं। तो इंडिया में अगर ट्रेड जो किया जाता है, व्यापार जो किया जाता है, वो दो रूप में, एक तो गुड्स में, गुड्स मतलब वस्तुओं में, एंड दूसरा सर्विसेज में, सर्विस मतलब सेवाओं में। आपने देखा नहीं, अभी हाल ही में कई कंट्री इंडिया से डिमांड करने की हमारे यहाँ मजदूर भेजो, हमारे यहाँ मजदूरों की कमी है, अखबारों में आपने आजकल देखा भी होगा। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेड, बिकॉज यू नो गुड्स में हम अभी प्रोडक्शन में बहुत पीछे हैं, लेकिन सर्विस सेवाओं में हम बहुत आगे हैं। जैसे आप देखेंगे गूगल का सीईओ हो या फिर एप्पल का सीईओ, किसी भी कंपनी का सीईओ भारत का मिलेगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्विस, है ना। क्लियर यहाँ तक, को नो डाउट किसी के साथ। तो इस तरीके से अब 2-2 घंटे क्लास चलेंगे, मज़ा आ जाएगा। दिल की तन्हाई से गुजर के तो दे दो, है ना, मैं तुम्हारे समंदर की लहरों से घूम जाऊंगा, है ना। बट थोड़ा सा लहरा के तो देखो लहरों को, है ना। तो ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ transportation, it part of import and export. India always deficit in goods and always profit in services. You can say complete combined India is the deficit part of trade. तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में ये जो संतुलन है इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, निर्यात ज़्यादा हो जाए, आयात कम हो जाए, घाटा कम हो जाएगा, व्यापार घाटा ज़्यादा हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो रूपों में रखा गया, एक होता है हमारे पास करंट अकाउंट, एक होता है पूंजीगत खाता। एक प्रकार से किसे कहते हैं, चालू खाता, एक बोलते हैं पूंजीगत मतलब कैपिटल यानी पूंजी खाता। तो आइएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, टाइप ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रकार कितने होते हैं। इट इज अ टू पार्ट।
फर्स्ट चालू खाता एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। तो यू कैन से दो पार्ट, चालू खाता इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। दो रूप में ट्रेड होता है इंडिया का, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कैपिटल अकाउंट। अकाउंट इट इज अ पार्ट ऑफ पूंजीगत खाता या पूंजी खाता। अगर तुम वर्ड से जा रहे होगे तो थोड़ा सा दिमाग में आ रहा हो, करंट अकाउंट मतलब जो चल रहा होता है बीच बीच में, जैसे इंडिया में भी तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो आप बैंकों में देखते होंगे। बट ये ट्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट की तरफ देखें, थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने की संभावना। तो ये दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक तो दृश्य जिसको विजुअल अकाउंट कहते हैं, एक अदृश्य ये अनविजुअल। अब विजुअल क्या होंगी, जहां आयात और निर्यात दिखाई देता है उसे विजुअल कहते हैं। जैसे गुड्स होता है, सर्विस भेज रहे हो भाई, ये माल भेजोगे दिखाई देगा ना। अब तुम कोई गूगल बैठा हुआ वहां से सर्विस दे रहा है भाई, नेट चल रहा है तुम्हारा, दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। तो इट इज अ अनविजुअल या नॉट विजुअल अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ से व्यापार जो होता है वो दृश्य और अदृश्य रूप में होता है, विजुअल नॉन विजुअल। अब ये बोलेंगे सर ये दृश्य अदृश्य क्या होता है? दृश्य मतलब जहां आयात निर्यात दिखाई दे, दैट इज अ पार्ट ऑफ, जहां पर आयात और निर्यात दोनों क्या हो, दिखाई दे। अब जब दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा, सेवाएं दिखाई देंगी, वस्तुएं, तो बोलेंगे सर ये गुड्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे दृश्य रूप में कैसा होता है, वस्तुओं का व्यापार होता है। अदृश्य रूप में कैसा होता है, सेवाओं का व्यापार होता है। अब यहीं से तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी गहराई से चिक 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 करके जो पिक्चर बन रही होगी उसको समाहित करते हुए चलेंगे एग्जाम में कंसेप्ट के लिए। तो मतलब इसमें दिखाई नहीं देता, इन नॉट विजुअल। अब दिखाई क्या नहीं देता, आयात भी दिखाई नहीं देता और निर्यात भी दिखाई नहीं देता। अब ये आयात निर्यात नहीं दिखाई देगा तो भाई क्या होगा, ये क्या होगा, सर्विसेज का होगा। यानी ये क्या होगा, सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवाएं। अब सेवाएं जैसे एग्जाम्पल इसमें ट्रांसपोर्ट है, वहां से कुछ आप कर रहे हैं, या कोई डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें हैं जो सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉट विजुअल अकाउंट। क्लियर यहाँ तक? तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में तुमने कोई आइडियोलॉजी ग्रहण कर ली वहाँ की, स्वास्थ्य के रूप में कोई वहाँ की आइडियोलॉजी ग्रहण कर ली, या कुछ अन्य टेक्नोलॉजी जैसे हम वहाँ का कल्चर ग्रहण कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आपने वहाँ का मोमो, अभी तो है नहीं, मोमो को उठा के लेके आए, वहाँ का आइडिया लेके आए, आइडिया दिखाई नहीं दे रहा है किसके पास क्या आइडिया है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ नॉट विजुअल। कोई दिक्कत तो नहीं दिखे क्या, सुनो। अगर हम यहाँ से इस वाले अकाउंट की बात करेंगे, कैपिटल, कैपिटल और रेवेन्यू, मैंने जब स्टार्टिंग की थी इकोनॉमी, दो अंतर बताए थे। रेवेन्यू बार बार, कैपिटल एक बार आया दिमाग में। रेवेन्यू मतलब राजस्व, पूंजीगत मतलब कैपिटल। तो यहाँ एक प्रकार से वित्तीय लेन देन जो यहाँ पर लेखा जोखा होता है उसको कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। अब वित्तीय लेन देन जैसे हमारे देश के लोग एफडीआई में निवेश करते हैं, वहाँ बाहर के लोग इंडिया में कुछ एफआईआई में निवेश करते हैं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये दो रूप में दिखाई देता है, एक ऋण के रूप में और एक गैर ऋण के रूप में। ऋण कहाँ से आएगा समझेंगे बड़े प्यार से, ऋण पूंजी के रूप में, यानी ऋण लोन कैपिटल के रूप में, और ये क्या है, गैर ऋण पूंजी के रूप में। अब ये ऋण क्या होता है, ऋण मतलब ब्याज, ब्याज मतलब लोन। तो लोन कैपिटल का मतलब है कि जब कोई कंट्री कहीं से लोन लेता है और अपने देश में इन्वेस्टमेंट कराता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यानी जब कोई लोन लेंगे तब यहाँ ऋण पूंजी के रूप में इंडिया में निवेश होगा, आयात निर्यात होगा। या इसके अलावा हमारे यहाँ के बहुत सारे एनआरआई के होते हैं, एक प्रकार से बैंकों में जमा कर देते हैं हमारे घर का, वहाँ का पैसा इंडिया में। तो क्या होता है, एनआरआई के द्वारा जमा पूंजी। ये सब क्या है, ऋण पूंजी के रूप में, वो यहाँ से इंटरेस्ट खाते रहेंगे, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। राइट। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे गैर ऋण के। भाई यहाँ ऋण नहीं लेते हम बाहर से। बाहर से क्या होता है, पैसा ऋण का नहीं आता है, बाहर के इन्वेस्टमेंटर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। वो इन्वेस्टमेंटर कैसे, एफडीआई के रूप में आते हैं, एफआईआई के रूप में आते हैं। समझेंगे इसको आगे चल के, एफडीआई क्या है, एफडीआई क्या है, एफएफआई क्या है, सारे इश्यूज हम लोग समझेंगे।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, कुछ बॉन्ड के रूप में आ सकते हैं, कुछ बॉन्ड के अलावा कुछ मुद्रा के रूप में आ सकते हैं, मनी के रूप में आ सकते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे गैर ऋण के रूप में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे पास क्या है, बीओपी के टाइप हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट एंड सेकंड पार्ट इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट टू पार्ट, फर्स्ट विजुअल एंड नॉट विजुअल। विजुअल इज द प्रोवाइड ऑफ गुड्स एंड नॉट विजुअल प्रोवाइड इज सर्विस। एंड अगर हम लोग जाएंगे इधर कैपिटल अकाउंट में, इट इज द पार्ट ऑफ टू, लॉन बेसिस एंड नॉन लॉन बेसिस। लॉन बेसिस मतलब जब हम बाहर से कुछ ले रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड गैर लोन मतलब जो बेचारे खुद ही यहाँ लगा रहे हैं। इट इज द पार्ट ऑफ टू टाइप ऑफ बीओपी। तो यानी करंट अकाउंट में देखा जाए हमेशा इंडिया कमजोर होता है और पूंजीगत घाटा पूरा करता है एक प्रकार से। जो करंट अकाउंट है इंडिया इसमें हमेशा घाटे में रहता है। तो करंट अकाउंट जो है एक प्रकार से घाटा होता है। दृश्य अदृश्य को मिलाने के बाद रुपया क्या होता है, इंडिया का कमजोर हो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी अगर पूछेंगे तो हमारे इंडिया की अगर प्रवृत्ति को देखें तो चालूगत खाता जो है दृश्य अदृश्य में हमेशा इंडिया का रहता है, माइनस में रहता है। कभी अगर पूछ लिया जाए तो माइनस में। अब यहीं से क्या होगा, जो ये आयात निर्यात होता है, यही ऊपर नीचे होने की वजह से घाटे होते हैं। तो दो पॉइंट इसमें और भी दिमाग में रखने का प्रयास करें। जो भुगतान संतुलन है, यानी बैलेंस, मान लो तुम्हारे घर में 2 रुपए आए हैं, खर्च 3 रुपए हुए तो 1 रुपया एक्स्ट्रा हुआ। 1 रुपया कहाँ से लाओगे, या तो कहीं से लोन लोगे, या रिश्तेदार से मांगोगे, या किसी न किसी से आप अपनी जमीन संपत्ति बेचने का काम करोगे। ऐसे ही इंडिया ही, ध्यान रखना, इंडिया हो कोई भी कंट्री हो क्यों ना, इस भुगतान संतुलन को पूर्ति करने के लिए आईएमएफ से लोन लेता है। अब बोलेंगे लोन देने की इंटरनेशनल दो संस्थाएं हैं, एक वर्ल्ड बैंक है और एक आईएमएफ है। आईएमएफ जो करता है बैलेंस और पेमेंट को भुगतान करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है सॉफ्ट लोन देता है। भाई तुम नया डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छा हम तुम्हारे साथ हैं। पुराना डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आएगी, हम तुम्हारे साथ नहीं, उसके लिए आईएमएफ बैठा हुआ है। तो दो पॉइंट यहाँ और लिख लीजिएगा जो दिमाग में समझ में आ जाएगा कि भुगतान संतुलन की पूर्ति आईएमएफ के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछा गया है। एवं वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन देता है, यानी नवीन उद्योग के लिए या नवीन व्यापार के लिए। बोलिए साहब, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बता दीजिएगा, सर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, हम तुम्हारी। क्लियर? ये सुनो, बताएं। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है इकोनॉमी? डर कभी से था ना? डर नहीं है। इस तरीके से इकोनॉमी को बहुत जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। अब फुल टू मूड में हम हैं, फुल टू मूड में तुम्हें होना चाहिए, है ना? तो ये आपके प्रभाव। अब भुगतान असंतुलन होने के कौन कौन से कारण हैं, कभी ये मेंस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फॉरेन जो हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व है उसे समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो विदेशी विनिमय कोष होता है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज कोष के नाम से जानते हैं, जो भारत में जो उपलब्ध विदेशी भंडारण है वो एक प्रकार से कह सकते हैं, उसमें उसको ही विनिमय कोष कहते हैं। और वो बेसिकली आरबीआई के पास होता है। विदेशी मुद्रा उसमें होती है, सोना उसमें होता है, बॉन्ड्स उसमें होते हैं, एसडीआर उसमें होता है, आरआईपी उसमें होता है, एट इज द पार्ट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन भी उसमें होता है। ऊपर से अभी हाल ही में एक सीआरपी हम लोग लेके आ चुके हैं, सीआरएफ लेके आ चुके हैं। तो ये सारे फंडिंग सिस्टम है। यहीं से इकोनॉमी से प्रश्न जो है जॉर्ज प्रीलिम्स में बन जाते हैं। तो आइएगा बात करते हैं कि भुगतान शेष में या भुगतान में असंतुलन होने के कौन कौन से कारण हैं। रीजन ऑफ अनबैलेंस इन बीओपी। भुगतान असंतुलन, कारण। देखिए, अगर बेसिकली फॉर्मेट में इसको 3 भागों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एफडीआई का अगर कोई कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, एक स्थिर में और एक अस्थिर में। स्थिर का मतलब, आप अगर साहब एग्जाम्पल बेस पे इसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझने का प्रयास करें। आप अगर किसी देश में जाते हैं, कंपनी, आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ये देखने के लिए कि भाई मैं कुछ टाइम ट्राई करता हूँ कि अगर यहाँ मजा आएगा तो मैं व्यापार करूंगा, नहीं निकल लूंगा पतली गली से।
और ये पहले से ही कंफर्म हो कि तुम तो भाई 20 साल के लिए व्यापार करोगे, चाहे इसमें हानि और लाभ हो। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट स्थिर रूप में होता है, सस्टेबल रूप में होता है, स्थायी रूप में होता है, उसे एफडीआई निवेश के रूप में जानते हैं। वही निवेश अगर कुछ एक बेसिकली कुछ फॉर्मेट के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, कि पता चलेगा कि ठीक है अच्छा है तो हम आगे करते रहेंगे, नहीं तो निकल के किसी और देश में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ऐसा है ना, उसे अस्थिर कहते हैं। तो ये स्थिर अस्थिर निवेश जो है ये डिपेंड करता है भुगतान संतुलन के ऊपर। इसके पीछे लॉजिकल कंडीशन पहले ही आती है कि आपके पास इकोसिस्टम कैसा है, किसका, इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपके पास, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। भाई मुकेश अंबानी किसी विदेश कंट्री कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा, अब ये तो है नहीं कि यहाँ से पैसा तो लेके जाएगा, यहाँ से टेक्नोलॉजी लेके जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ से मजदूर लेके तो नहीं जाएगा, यहाँ से मशीन लेके तो नहीं जाएगा, यहाँ से कच्चा माल लेके तो नहीं जाएगा, इतना सब कुछ लेके जाएगा फिर तो यहीं व्यापार कर लेगा ना। तो डिपेंड करता है उस कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज है इकोनॉमी के, उसके पास वहाँ की जनता कैसी स्किल्ड है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की स्किल्ड कैसी है, वहाँ की एनर्जी कैसी है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है। अब उसने एक कंपनी खोली तुम्हारे बिहार में जैसा सासाराम में, वहाँ से उसका व्यापार में माल तो बन रहा है, लेकिन मुंबई पहुँचने 5 दिन लग रहे हैं, उस मुंबई से फिर पाकिस्तान जाने में, किसी अदर कंट्री जाने में 20 दिन लग रहे हैं। तो उसके माल की जो स्पीड है वो कम होने की वजह से क्या होता है, व्यापार घाटे चले जाते हैं। इसी तरीके से सबसे पहला असंतुलन होने की वजह है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। इकोनॉमिक सिस्टम अगर तुम्हारे पास ठीक है, तो सेकंड कंडीशन, जैसे तुम एक व्यापार करोगे तो किसी भी कंपनी को खोलने के लिए लगभग 38-39 लाइसेंस चाहिए होते हैं। अगर 38-39 लाइसेंस चाहिए, एक बंदूक को लेने के लिए 4-5-10 डॉक्यूमेंट चाहिए, और एक कंपनी खोलने के लिए 40 डॉक्यूमेंट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को पूर्ति कहाँ से की जाएगी। इसलिए यहाँ हमारे पास सेकंड इस्टेब्लिश होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये रहा कि आपके पास एक प्रकार से कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं, वहाँ की अवधारणाएं कैसी हैं, ये सेकंड पार्ट बन जाता है। और यदि थर्ड पॉइंट देखेंगे तो आपके पास है सोशल सिस्टम कैसा है, या सोसाइटी कैसी है, तो यानी सोशल सिस्टम कैसा है। ये 3 पॉइंटों के आधार पर देश में डिफाइन किया जाता है कि हमारे पास भुगतान संतुलन कैसा होगा। आप अमेरिका जाएंगे, कंपनी खोल रहे हो, ठीक है एक दिन में सब कुछ परमिशन है, अपने यहाँ आओगे, परमिशन तो छोड़िएगा, इंडिया के विवाह भी कम से कम होने में 1-2 साल लग जाते हैं। ऐसा है, आप अमेरिका में जाओ, विवाह होने में 6 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ये टाइम ड्यूरेशन है विवाह का। तो जो वहाँ के हर चीज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ तो रोका होगा, लड़की देखने जाएगी, लड़का देखने जाएगा, उसके बाद फिर मम्मी पापा देखने जाएंगे, फिर फूफा फूफा नाना भी देखने जाएंगे, इवन ऊपर से जो आसपास के पड़ोस के होंगे वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद फिर तारीख रखी जाएगी, कब उनका मिलन होगा, कब गोद भराई होगी, फिर लगन कब आएगी, चिट्ठी कब जाएगी, मतलब एक इतने से काम करने के लिए इतना सब कुछ तांडव। तो सोचो उद्योग करने के लिए कितना तांडव होगा इंडिया में, है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारे इको बैलेंस कैसे। इसीलिए इंडिया की ग्रोथ रेट इसलिए डाउन होती है हमेशा, विकास दर, क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम जबरदस्त नहीं। अब ये कहा जाता है इन तीनों कारणों की वजह से निवेश थम जाता है, और निवेश थम जाएगा तो एफडीआई नहीं आती है। तो यहीं से लिख लीजिएगा, उपरोक्त तीनों कारणों के आधार पर, उपरोक्त तीनों कारणों के आधार पर निवेश थम जाता है, और एफडीआई या एफएफआई में या एफडीआई में निवेश नहीं होता है, निवेश नहीं होता है। और जब निवेश नहीं होगा तो क्या होगा साहब, अब आप बताइएगा, सारी कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट आपके सामने निकल जाते हैं। इसके पीछे वजह है कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो पॉलिसी है, रिजर्व है, जिसको विदेशी विनिमय कोष कहते हैं, कैसे वो काम करती है, वो भी 3 रूप से काम करती है। एक स्थिर होती है, एक अस्थिर होती है, एक लचीली होती है। इन सबको पॉइंटों को भी हम लोग कवर करते हुए चलने का प्रयास करेंगे, राइट। अशफत नजराना जी, इसमें मैं देखा जाए संभवतः दोनों ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। यहाँ अगर इकोनॉमिक सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोसिस्टम को हिंदी में लिखूँ और इसी को इंग्लिश में लिखूँ, तो मुझे लगता है तुम भारत के निवासी नहीं। दूसरी बात, यही लिखूँ कि अबव 3 रीजन
डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इज डाउन। ये भी अगर मैं इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करता रह जाऊंगा तो फिर दो चार पॉइंट यही निकल जाएंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो ऐसे वर्ड हैं जिसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसको मैं खुद ही बोल देता हूँ। संभवतः मैं दोनों का चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, जहाँ पे इंग्लिश भी और हिंदी भी मैं ट्रांसलेट चीज़ें दे रहा हूँ। अब इसमें एक एक वर्ड को इंग्लिश में लिखना, एक एक वर्ड को हिंदी में लिखना, इट इज़ सफिशियंट यार। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी आप लोगों के लिए कि किसी ऐसे ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो गई जहाँ आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आती और वहाँ के सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो भाई उनकी सुझाव चुनाव कैसे कर पाओगे, उनकी समस्याएं कैसे सुन पाओगे, बड़ी दिक्कत आ जाती हैं। राइट राइट। क्लियर यहाँ तक? तो विदेशी विनिमय कोष से पहले पढ़ने से पहले हम अभी थोड़ा सा अगले पॉइंट को लेकर चलते हैं, इसी को विदेशी मुद्रा कोष कैसे होता है, इसका परिवर्तन कैसे होते हैं। ये लंबा टॉपिक है, 2 दिन क्लास इसकी चलेगी, आपके दिमाग में यहाँ से पढ़ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में फंस रहे होंगे जो अभी मैंने ऊपर लिखे हैं कि हमारे पास एफडीआई में निवेश नहीं होता है। तो निवेश करने के 2 रास्ते हैं, एक तो विदेशी निवेश जब भी आएगा तो एफडीआई के रूप में आएगा, एक निवेश कैसे आएगा, एफआईआई के रूप में, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। 2 रूप में निवेश आता है, एक एफडीआई के रूप में, एक एफएफआई में। जब भी कोई कंपनी 10% से अपनी अधिक 10% से अधिक का निवेश करती है उसे हम एफडीआई के निवेश में काउंटिंग करते हैं। जब कोई कंपनी 10% से कम का निवेश करती है उसको एफआईआई में निवेश करते हैं। एफडीआई का निवेश जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है जिसको स्थिर कह सकते हैं, और एफआईआई का निवेश जो होता है अस्थिर होता है जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं शॉर्ट टर्म का लोन कह सकते हैं। अब सोचो, इमेजिंग करिएगा, जब निवेश करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो इसमें क्या होगा, कोई कंपनी की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, और जब कंपनी कोई करेगी निवेश कम टाइम के लिए इसका मतलब वो उसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं होती है, यानी वो अपने हितों को सोचती है, वो देश के हितों को, समाज के हितों से उनको कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब आपके दिमाग में पूरा सिनेरियो सेट हो रहा। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजी वेजी कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करने का। अब जैसे अगर तुम लॉन्ग टाइम निवेश करोगे तो आरबीआई कंट्रोल करेगी, और यदि कुछ कम टाइम निवेश करोगे तो उसको सेबी कंट्रोल करेगी। तो हमने कंट्रोल करने के रास्ते भी अलग लगा दिए, एफआईआई में निवेश सेबी करवाती है और एफडीआई में निवेश आरबीआई कराती है। तो डेफिनेटली अब तुम समझ पा रहे हो बेनिफिट किसको होगा, जब लॉन्ग टाइम निवेश होगा। लॉन्ग टाइम निवेश होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि नीति निर्धारण किया जाएगा कि भाई कोई कंपनी निवेश कर रही है तो कैसे रूल रेगुलेशन लगाएगी। अब एफडीआई में भी निवेश 2 तरह से करते हैं। एक निवेश, मान लो तुम्हारा किसी का नाम है यहीं से रुचि, रुचि ने एक फैक्ट्री खोल रखी है, ऊपर से यहाँ से श्याम लाल जी आगे, साहब तुम्हारी फैक्ट्री में हम निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब आपने चलते चलाए काम में इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, अगर आप यहाँ पर चलती चलाई पार्ट में निवेश कर रहे होते हैं तो ये होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई, कि आपने पहले से ही चल रही चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये ब्राउन एफडीआई होती है। और यदि रुचि का दिमाग घूमता है, उसने कहा बहुत पैसा है, चलो ठीक है आज निवेश करते हैं इंडिया में, इसका मतलब क्या है कि आप नई कंपनी स्थापित करने का निवेश कर रहे हैं, ये होता है ग्रीन एफडीआई। तो एफडीआई के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रीन एक ब्राउन। ब्राउन पहले से चल रही कंपनी में, पहले चल रहे ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करना, ब्राउन एफडीआई। और यदि यहाँ से कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, न्यू एक प्रकार से ट्रेड करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन एफडीआई। तो एफ निवेश 2 प्रकार का, एफडीआई में और एफआईआई में। पिक्चर बनी नहीं बनी बताओ कमेंट करके। जबकि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर एफडीआई से ज़्यादा निवेश एफआईआई में होता है, और जो एफआईआई में निवेश ज़्यादा होता है तो उसका मतलब देश में विश्वसनीय अभी ग्राहक नहीं आए। आया कुछ पॉइंट दिमाग में? तो ये पार्ट हम बार बार, मुझे उन लोगों की याद आ रही है जो छठ पूजा में इसमें व्यस्त हैं। तो मुझे लगता है कि छठ पूजा का प्रसाद सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्लास को हमने बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया। कल क्लास 10 बजे होगी, 2 घंटे के आसपास क्लास हम पर डे करेंगे, जिससे कि एक हफ्ते में 10 से 15 20 घंटे का टारगेट हमारा पूरा हो जाए। और नवंबर के लास्ट या 1 2 3 दिसंबर तक हम लोग पॉलिटी इकोनॉमी को, इसके 3 से 4 लेक्चर इकोनॉमी के होने वाले हैं, फिर पॉलिटी को कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि इकोनॉमी पॉलिटी हम नवंबर के एंड या 3 4 तक रेडी कर लेंगे। तो कुछ इंटरेस्ट ऐसे आ रहा है, या फिर वही काम जैसे सब दुनिया के दाल लोग करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को, ये देखिए बेटा ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा तो मुझे भी नहीं आता है। दूसरी बात, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूं, आज शाम को 9 बजे अभी हिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी मॉडर्न इंडिया की, जो हम लोग पढ़ रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, वो क्लास भी आज से रन हो रही हैं, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर शायद 14 उस समय हो चुके थे, लेक्चर नंबर 15 आज 9 बजे होगा, इसलिए 9 बजे यूट्यूब पर भी आके देखने का प्रयास करें आप लोग, है ना? ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। मेरा मन तो पढ़ाने का बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम रहने देते हैं, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
और संभवतः हम उसके बाद अभी मिलेंगे 12:15 पे सी सेट के साथ, और फिर शाम को मिलेंगे 6:30 बजे, कुछ आरओ का स्पेशल सेशन है, और 9 बजे मिलेंगे हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 15 के साथ। तो अब टेंशन लेने का नहीं। दूसरी बात, जो लोग मेंटरशिप ज्वाइन कर चुके हैं वो मेंटरशिप में जाइएगा। मेंटरशिप में जाके वहाँ पर डेली बेसिस के टारगेट के क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक दे रखे हैं, तो टॉपिक नंबर 20 के जो टॉपिक है उनको पढ़ने का प्रयास करें। 21 के टॉपिक, 22 के टॉपिक सबके अपलोड कर दिए गए हैं। ऊपर से जो बच्चे यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंटरशिप में, वो मेंटरशिप देने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट, जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग में, उनके लिए मेंस आंसर राइटिंग का आज का क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन सबके अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ जाएं, लिख के सेंड करें, जिसको मैं खुद चेक करता हूँ। चौथा पॉइंट, जो आर का टेस्ट ले चुके हैं उनकी आज शाम को 5 टेस्ट नंबर, जो जो भी होगा नंबर 4 का, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30 को टेस्ट चल रहे हैं, तो आज 5 बजे उनका टेस्ट भी है। तो ये कुछ जितने भी सेगमेंट चल रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, राइट। तो चलें, तो मिलते हैं आप लोगों से 12:15 पे सी सेट के साथ भी, वहाँ भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा कम। उसके बाद कल से बैक टू बैक करके 2 घंटे क्लास आपकी हो जाएंगे ना। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।